नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम जो नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं वो अपना रहेगा राजस्थान कला और संस्कृति। और इसमें हमारी जो पहली क्लास है वो रहेगी स्थापत्य कला से जुड़ी हुई। तो अगली क्लासों में हम क्या करेंगे, राजस्थान जीके में जैसे कल्चर की जो टॉपिक है वो सारे इंक्लूड करेंगे। और आज से हम स्थापत्य कला स्टार्ट कर रहे हैं, राजस्थान में स्थापत्य कला। तो देखिए, राजस्थान है वो अपनी स्थापत्य कला के लिए वैसे भी फेमस है और देश दुनिया से यहाँ पर्यटक है और यहाँ की स्थापत्य जो मोमेंट है या मोन्यूमेंट जो बने हुए हैं उनको देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो राजस्थान के स्थापत्य कला में जैसे क्या क्या शामिल करेंगे अपन, एक तो दुर्ग है या किले जो है, यहाँ पे दुर्ग या जो किले हैं, फोर्ट जो यहाँ बने हुए हैं, मध्यकालीन राजपूत काल में जो बने हुए किले हैं वो हो जाएंगे, देखने जैसे होते हैं उनको। दूसरा, फोर्ट और इनके अलावा जैसे कुछ महल बने हुए हैं, कुछ तो इन फोर्ट में ही बने हुए हैं, कुछ अदर महल बने हुए हैं। जो महल वगैरह है या जो एक तरह से मतलब महल वगैरह है या कुछ हवेलियां बनी हुई है वो अपन शामिल करेंगे, हवेलियां। इसके अलावा हवेलियां या कुछ और स्मारक जो बने हुए हैं, कुछ स्मारक बने हुए हैं जैसे ऐतिहासिक या महान पुरुषों के, राजाओं के यादगार में कुछ स्मारक या फिर उनकी छतरियाँ बनी हुई है, उनको अपन इसमें शामिल करेंगे। तो इन सब को आज की क्लास में अपन देखेंगे कि राजस्थान में स्थापत्य से जुड़े हुए किस प्रकार के क्वेश्चन है वो यहाँ से बनते हैं। तो दुर्ग स्थापत्य देखेंगे अपन, महल वगैरह या जो भी मतलब एक तरह से कुछ राजाओं के जो राजप्रसाद वगैरह बने हुए थे वो अपन देखेंगे, महल या राजप्रसाद जो बने हुए थे वो देखेंगे जहाँ पे राजा रहते थे वो। और इसके अलावा कुछ हवेलियाँ भी राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में बनी हुई है, उनको भी शामिल करेंगे। और इसके अलावा जैसे कुछ स्मारक बने हुए हैं या कुछ छतरियाँ बनी हुई है उनको शामिल करेंगे। तो आज की क्लास हम स्थापत्य कला से शुरू कर रहे हैं और ये हमारी राजस्थान जीके में राजस्थान आर्ट और कल्चर की पहली क्लास रहेगी। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और अपन देखते हैं दुर्ग स्थापत्य। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य अर्थात जो फोर्ट वगैरह है वो किस प्रकार, देखिए स्पेशली मध्यकाल में जिसको अपन पॉपुलरली राजपूत काल के रूप में भी जानते हैं, राजपूत काल या राजपूत शासकों के समय राजपूत काल भी इसको कहा जाता है। राजपूत राजाओं द्वारा जो फोर्ट मध्यकाल में राजपूत राजाओं द्वारा पहाड़ी या कुछ ऐसे सामरिक जगहों पे अपने रहने के लिए या फिर इस प्रकार कठिन परिस्थितियों में या दुश्मन से बचने या इस टाइप से राज्य का मतलब एक तरह से महत्वपूर्ण लोगों को सुरक्षा देने के हिसाब से क्या किए गए, समय समय पे बहुत सारे दुर्ग बनाए गए। तो किले या फोर्ट या दुर्ग उनके द्वारा बनाए गए और इनका बनाने के पीछे लॉजिक क्या था, उनका सामरिक महत्व ही हुआ करता था। क्या था? सामरिक महत्व। उस कालखंड की परिस्थितियों के हिसाब से ये सामरिक महत्व इन किलों का, फोर्ट का हुआ करता था। तो बहुत सारे फोर्ट है राजस्थान के अलग अलग भागों में, अलग अलग जो राजा थे उनके द्वारा अपने अपने एरिया में या अपने अपने राज्य में बनाए गए। तो उसी में जो स्थापत्य यूज हुआ है, पत्थर की जो कारीगरी का काम हुआ है उस पे, उसको अपन देखेंगे दुर्ग स्थापत्य के अंतर्गत, के अंतर्गत। तो देखिए शुक्र नीति है, उसमें क्या बताया गया है, जो फोर्ट होते हैं, दुर्ग जो होते हैं उनको 9 प्रकार बताया गया। कितने प्रकार? शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्गों का वर्गीकरण किया गया है। शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। अब कौन कौन से दुर्ग है? 9 प्रकार के दुर्ग है, उनकी दुर्गों की अलग अलग विशेषताओं के आधार पे 9 प्रकार के दुर्गों की बात उसमें कही गई है। तो सबसे पहला जो दुर्ग उसमें वर्णित किया गया है वो है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग। तो देखिए एरण दुर्ग क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा अपन जानते हैं। एरण दुर्ग का मतलब है ऐसा दुर्ग जहाँ पे पहुँचना काफ़ी कठिन हो। अब कठिन क्यों होगा? किसी भी दुर्ग पे पहुँचना कठिन क्यों होगा या
ऐसा दुर्ग जिस तक या जहाँ तक उस दुर्ग तक पहुँचना काफ़ी कठिन हो, उस दुर्ग को एरण दुर्ग के नाम से जाना जाता है, शुक्र नीति के अनुसार। अब ऐसा दुर्ग जो कि पहुंचने में कठिन रहेगा, उसके पीछे लॉजिक क्या होगा? या तो कोई खाई होगी, उसको क्रॉस करके पहुंचा जाए, या फिर कांटू या कंटीला रास्ता होगा, या क्या होगा, पहाड़ी क्षेत्र होगा तो कठोर पत्थरों से युक्त रास्ता होगा। कहने का मतलब है वहां तक पहुंचने का जो रास्ता होता है वो आसान नहीं होकर के क्या होगा, काफी कठिन होगा। उदाहरण के रूप में जैसे रणथंभौर जो दुर्ग है सवाई माधोपुर जिले में, रणथंभौर दुर्ग है, वो इसी प्रकार का एरण दुर्ग का उदाहरण है। तो एरण दुर्ग का तात्पर्य या एरण दुर्ग से मीनिंग जो है वो ये है कि ऐसा दुर्ग जिस तक पहुंचना बड़ा कठिन होता है, उसका रास्ता आसान नहीं होता है, या तो खाई युक्त होता है, या पहाड़ कठिन रास्ते से युक्त होता है, या कांटों से या मतलब गिरा होता है इस प्रकार से। तो ऐसे दुर्ग को अपन एरण दुर्ग के रूप में जानते हैं। उदाहरण के रूप में रणथंभौर दुर्ग है, ये क्या है, 7 अलग अलग पहाड़ियों से गिरा हुआ है। रणथंभौर दुर्ग है, उसका रास्ता भी बड़ा कठिन है, तो इसको इस टाइप से अपन एरण दुर्ग के नाम से जानते हैं। दूसरा जो टाइप्स या प्रकार है वो है पारीक दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, मतलब दुर्ग फोर्ट है, फोर्ट के चारों ओर कोई खाई हो, इस टाइप सा जो दुर्ग होगा वो पारीक दुर्ग कहलाएगा, जिसके चारों ओर खाई हो, है ना, जिसके चारों ओर खाई हो। फिर अगला जो प्रकार है दुर्ग का वो है पारीद दुर्ग। जैसे चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, ईंट पत्थरों से निर्मित, जैसे चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़ का दुर्ग, मतलब पारीद दुर्ग का मतलब इस टाइप से भी समझ सकते हो, जिसके परकोटा होता है, जिसके चारों ओर क्या होता है, परिकोटा, या इस प्रकार की एक मतलब दीवार होती है बड़ी, परिकोटा या परकोटा जिसको अपन बोलते हैं, परिकोटा या परकोटा जिसको बोलते हैं, मतलब एक बड़ी दीवार उसके चारों ओर होती है। ऐसे दुर्ग को, जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर क्या है, एक दीवार बनी हुई है पहाड़ के ऊपर, तो वो पहाड़ी दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। और पारीद दुर्ग, पारीद का मतलब उसकी चारों ओर क्या होगा, एक दीवार बनी होगी, एक बड़ी दीवार है वो बनी हुई होगी, उसके चारों ओर दीवार होगी, तो उस दीवार के हिसाब से क्या है वो पारीद दुर्ग कहलाएगा। जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग है, वन दुर्ग, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, वन दुर्ग अर्थात किसी जंगल से घिरा हुआ या वन में स्थित दुर्ग क्या कहलाएगा, चारों ओर से वन से घिरा हुआ दुर्ग है वो क्या कहलाएगा, वन दुर्ग कहलाएगा। अर्थात ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत सघन जंगल हो या वन हो, वो क्या कहलाएगा, वन दुर्ग कहलाएगा। तो शुक्र नीति के अनुसार वन दुर्ग का भी एक प्रकार है दुर्ग की प्रकार में। फिर अगला जो प्रकार है शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग का या फोर्ट का, किले का, वो है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग, तो धानवन दुर्ग जो है होता है वो बेसिकली क्या होता है, रेगिस्तानी क्षेत्र में बना हुआ दुर्ग होता है, और एक तरह से चारों ओर से क्या है, रेत के चारों ओर रेत के टीलों से मतलब एक तरह से गिरा हुआ होता है। तो इस प्रकार का दुर्ग अपने को कहाँ पे देखने को मिलेगा, इस प्रकार का दुर्ग अपने को देखने को मिलेगा रेगिस्तानी क्षेत्र में। फॉर एग्जाम्पल जैसलमेर फोर्ट, जिसे अपन सोनार दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, अभी डिटेल में आगे अपन पढ़ेंगे। तो सोनार दुर्ग जो है जैसलमेर का, वो इसी प्रकार का दुर्ग है, क्योंकि वो रेगिस्तानी क्षेत्र में बना हुआ है, रेगिस्तानी क्षेत्र में निर्मित किला है, और चारों ओर जिसके क्या है, रेगिस्तान फैला हुआ है ना। तो चारों ओर धानवन दुर्ग का मतलब है मरुस्थल में बना हुआ दुर्ग है ना, मरुभूमि में, मरुभूमि में निर्मित जो किला होता है उसको अपन कहेंगे, क्योंकि उसके चारों ओर क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्र फैला होता है। तो ये एक दुर्ग का प्रकार है। अगला जो दुर्ग का प्रकार है वो है जल दुर्ग। क्या है, जल दुर्ग, अर्थात पानी से घिरा हुआ दुर्ग होगा। जैसे कोई रिवर है या कोई तालाब है, कोई झील है, या कोई मतलब बड़ी जल राशि है, उसमें स्थित दुर्ग होगा, वो इस प्रकार का दुर्ग होगा। उदाहरण के लिए जो गागरोन का फोर्ट है, फोर्ट गागरोन, वो इसी प्रकार का है। फोर्ट गागरोन इसी प्रकार का है क्योंकि यह फोर्ट गागरोन है वो दो नदियों के बीच में स्थित है, दो नदियों के बीच में स्थित है।
इसके अलावा जैसे कई बार क्या होता है, कोई नहर बना दी जाती है, कनाल बना दी जाती है ना, या कोई पानी की खाई बना दी जाती है, तो वो भी क्या है, इसी प्रकार के दुर्ग की श्रेणी में आएगा। गिरिदुर्ग, गिरिदुर्ग, गिरिदुर्ग का मतलब है कि एकांत में पहाड़ी पर स्थित हो और वहाँ उसमें तालाब वगैरह भी बना हो, अर्थात जल संचय का प्रबंध भी हो। तो जैसे गिरिदुर्ग है, पहाड़ी जो किले होते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, गिरी का मतलब क्या है, पहाड़ी। तो राजस्थान के जो दुर्ग है पहाड़ी दुर्ग ही है, ज्यादातर दुर्ग किस प्रकार के हैं, पहाड़ी दुर्ग ये, क्योंकि ये कहाँ पे बने हुए हैं, पर्वतों पे या पहाड़ियों पे ही बने हुए हैं। तो ज्यादातर फोर्ट है वो माउंटेन फोर्ट ही है राजस्थान के, तो पहाड़ी दुर्ग भी इसको कह सकते हैं, पहाड़ी दुर्ग भी इसको कह सकते हैं। ये पहाड़ी जो दुर्ग है वो थोड़ा क्या होता है कि सामरिक महत्व भी इसका होता है, प्लस साथ ही साथ यहाँ इसको मतलब आसानी से विजित नहीं किया जा सकता था उस कालखंड में। तो ये क्या सबसे सर्वश्रेष्ठ भी माना गया है, सबसे अच्छा फोर्ट की कौन, सर्वश्रेष्ठ भी इसी को मतलब सर्वोत्तम इसी को माना गया है। क्यों कि ये पहाड़ी पे होता था और वहाँ पे रहने की व्यवस्था और मतलब एक तरह से पानी वानी की व्यवस्था भी होती थी। तो लंबे समय तक क्या है, दुश्मन सेना के साथ में संघर्ष संभव था इस प्रकार के किलों के माध्यम से। सैन्य दुर्ग एक प्रकार है, सैन्य दुर्ग किलों का, फोर्ट का, जिसकी व्यू रचना अर्थात इस प्रकार बनाई गई थी कि चतुर्वीरों के होने से ये एक तरह से क्या होता था, अभेद्य हो जाता था और इसे भी सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। ये सैन्य दुर्ग अर्थात जिसमें सेना के लोग रहते थे और सेना के वीर लोग उसमें रहते थे, तो उसकी वजह से वो एक तरह से सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की श्रेणी में आ जाता है। फिर एक और फोर्ट का प्रकार इसमें बताया गया शुक्र नीति में, तो सहाय दुर्ग, सहाय का मतलब सहायता देने वाले, तो सादा साहत देने वाले बंधुजन जिस दुर्ग में रहते हो ऐसा दुर्ग, अर्थात जो राजा होता था उसके नजदीकी लोग या उसके जो विश्वास पात्र लोग हैं वो जिस फोर्ट में रहते हैं वो फोर्ट क्या कहलाएगा, सहाय दुर्ग। तो शुक्र नीति, शुक्र नीति में शुक्र नीति में क्या किया गया है, शुक्र नीति में दुर्ग के प्रकार बताए गए हैं, दुर्ग के प्रकार बताए गए हैं, दुर्ग के प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए गए, 9 प्रकार बताए गए, 9 प्रकार है ना। तो सैन्य दुर्ग से तात्पर्य होगा एक तरह से मतलब सेना के जो लोग वहाँ पे ऐसे दुर्ग में रहते होंगे और वो एक तरह से सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि दुर्ग कोई भी हो उसकी व्यवस्था, उसकी रक्षा करना मतलब लोगों पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे जब वीर लोग रहेंगे, सैनिक रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो उसकी रक्षा करने में सक्षम होंगे। वैसे गिरि दुर्ग को सर्वोत्तम बताया गया है। तो टोटल कितने प्रकार के दुर्ग हो गए, 9 प्रकार के दुर्ग हो गए। और सबसे अच्छा दुर्ग है वो गिरि दुर्ग को भी माना जाता है, क्योंकि वो पहाड़ी पे बना हुआ होता है और वो एक तरह से उसका सामरिक महत्व भी हुआ करता था। तो ये देखिए मध्य काल में, आज के टाइम में तो अब ऐसा कुछ रहा नहीं दुर्ग जैसा कोई मतलब ज़्यादा कोई महत्व उनका, अब तो केवल देखने के हिसाब से, पर्यटक के हिसाब से ही महत्व रह गया है। किसी कालखंड में इनका क्या हुआ करता था, सामरिक महत्व हुआ करता था, है ना। तो ये दुर्ग शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग के प्रकार जो बताए गए हैं वो 9 प्रकार बताए जिनको अपन ने जाना है। अब अपन राजस्थान के जो महत्वपूर्ण दुर्ग है उनको अपन देखेंगे। अभी थोड़े कुछ साल पहले यूनेस्को ने क्या किया, राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग है, 6 पहाड़ी दुर्ग है, उनको क्या किया 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। विश्व वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट होती है, वर्ल्ड हेरिटेज की जो लिस्ट होती है, ऐसी हेरिटेज साइट उनको मतलब विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है, जिनका मतलब एक तरह से पर्यटन के हिसाब से, सांस्कृतिक हिसाब से, स्थापत्य के हिसाब से, है ना, ऐतिहासिक आधार पे क्या होता है, एक महत्व होता है, वैश्विक लेवल का उनका महत्व होता है। तो ऐसे जो भी मोन्यूमेंट होते हैं उनको क्या है, यूनेस्को क्या करता है, समय समय पे अपने इस लिस्ट में शामिल करता है। तो राजस्थान के जो पहाड़ी दुर्ग है, राजस्थान के जो पहाड़ी दुर्ग है, राजस्थान के जो पहाड़ी किले हैं या दुर्ग है उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया था। जो दुर्ग है या किले हैं उनको शामिल किया गया था। अब वो कौन कौन से फोर्ट थे, एक तो चित्तौड़ था, चित्तौड़गढ़ को किया गया, कुंभलगढ़ को, रणथंभौर को, आमेर को, जैसलमेर को और गागरोन को।
अब इसमें से ये पहाड़ी दुर्ग, ये गागरोन वाले को अगर छोड़ दिया जाए और जैसलमेर को, बाकी ये सारे के सारे क्या है, पहाड़ी दुर्ग ही है। तो ये पहाड़ी दुर्ग राजस्थान के 6 पहाड़ी किले है ना, राजस्थान के 6 पहाड़ी किले कितने शामिल किए थे इसमें, 6 किलों को इसमें शामिल किया गया था, 6 किलों को इसमें शामिल किया गया था। इससे पहले जैसे केवला देव वगैरह जो है उसको भी 2 मतलब साइट है, केवला देव पक्षी विहार वगैरह, उसको भी वो शामिल कर चुका है उसमें, है ना। तो यूनेस्को ने 6 पहाड़ी किलों को, ये सारे के सारे राजपूत काल में निर्मित दुर्ग है, सारे के सारे ये पहाड़ी किले हैं और राजपूत काल में निर्मित दुर्ग है, इनको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो ये यहाँ से अपन अपडेट हो गए। जैसे चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, कुंभलगढ़ फोर्ट है ना, कुंभलगढ़ फोर्ट है, रणथंभौर फोर्ट है, आमेर फोर्ट जो कि जयपुर में स्थित है, जैसलमेर का जो किला है वो सोनार दुर्ग, और गागरोन का जो किला है जल दुर्ग, इन 6 किलों को क्या किया गया है, यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब अपन राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग है उनके बारे में जानेंगे और यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे साथ साथ में। तो देखिए, ये जो इमेज दिखाई गई है, ये जो चित्र दिखाया गया है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का है। किसके दुर्ग का है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का है। तो राजस्थान के दुर्गों में या किलों में सबसे सिरमौर या सबसे पहले नंबर का किला है, और अपना आप में ये चित्र में देखिएगा काफ़ी लंबा चौड़ा और बड़ा किला है। इसके अंदर बहुत सारे महल है, बहुत सारे स्तंभ वगैरह बने हैं, सारी जानकारी आज अपन लेंगे इसके साथ में। तो यहाँ से चित्तौड़गढ़ फोर्ट सबसे पहला जिसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, है ना, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो ये चित्र में या इस इमेज में अपन देख रहे हैं, ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट बना हुआ है, ये पहाड़ी पे बना हुआ है, पहाड़ी पे बना हुआ किला है और लिविंग फोर्ट है, इसके अंदर लोग रहते भी है ना, लिविंग फोर्ट है। तो पहली बात अवस्थिति की बात करें तो अपन को यहाँ से 3-4 चीज़ें, कोई भी दुर्ग है उसके बारे में जब अपन पढ़ते हैं एग्जाम के व्यू से, क्योंकि अपन को कोई पीएचडी तो करनी है नहीं इस टॉपिक पे, और जीके का टॉपिक है, तो अपन क्या करेंगे, और अपने राजस्थान से जुड़ा टॉपिक है, तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें अपन को आनी चाहिए, क्योंकि फैक्चुअल है, सारी की सारी जानकारी क्या है, फैक्ट बेस है, तथ्यात्मक है, तो अपन को कुछ चीज़ें अपन को याद करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से क्या क्या अपन को याद करना चाहिए, जैसे एक तो कौन से जिले में है, तो अवस्थिति कह सकते हैं उसको, एक तरह से अवस्थिति या कहाँ पे स्थित है वो अपन को पता होनी चाहिए, एक तो ये पता होना चाहिए। फिर उसका निर्माण या संस्थापक कौन था, किसने बनाया था, वो अपन को पता होना चाहिए। मेन सबके सारे किलों की नहीं भी तो मेन जो फोर्ट है उनकी तो अपन को पता होनी चाहिए कि निर्माण किसने, निर्माता कौन था, या वहाँ पे कोई यूनिक उसकी विशेषता है, वो विशेषता अपन को पता होना चाहिए, है ना, वो कोई विशेषता है तो वो पता होनी चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे कोई महत्वपूर्ण महल है या कोई तालाब है ना, या फिर कोई और उसकी विशेषता है, या प्रसिद्ध कथन है, फोर्ट या दुर्ग से संबंधित कोई प्रसिद्ध कथन है, किसी विद्वान ने कहा है, तो वो भी अपन को पता होना चाहिए, वो भी अपन को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इस प्रकार जितने भी कोई अन्य तथ्य है, जैसे महत्वपूर्ण कोई अन्य तथ्य है, अन्य कोई तथ्य है, अन्य ऐतिहासिक कोई तथ्य है उस किले से जुड़ा हुआ, वो भी अपन को पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर अपन को पता हो, अन्य ऐतिहासिक कोई तथ्य, तो उससे क्या होगा कि अपने एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो पुटअप हो जाएंगे, वो अपन सोल्व कर पाएंगे। तो ये एक अपन का इस टाइप से रहेगा कि अवस्थिति के बारे में जानेंगे, निर्माता कौन था, विशेषता क्या विशेषता है, यूनिक है ना, प्रसिद्ध महल, तालाब या कोई और स्तंभ वगैरह या कोई और वहाँ पे मॉन्यूमेंट बना हुआ है या कोई और विशेषता है वो देखेंगे, है ना। फिर प्रसिद्ध कथन है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग फोर्ट के बारे में कुछ न कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, वो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अन्य कोई ऐतिहासिक तथ्य है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ भी पार्ट है ना, इसलिए तो कुछ ऐतिहासिक कोई तथ्य भी है जुड़ा हुआ, तो वो भी अपन सामने लाएंगे, वो भी अपन देखते चलेंगे। तो चलिए अवस्थिति की बात करें तो अपन को बेसिकली 2 चीज़ें याद करना है यहाँ। अवस्थिति से तात्पर्य एक तो अपन को डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए कि अब वर्तमान में कौन से जिले में वो स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ के फोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चित्तौड़गढ़ अपना आप में जिला भी है, तो चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ है, फोर्ट कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में, है ना। अब चित्तौड़गढ़ में कहाँ पे, अरावली की जो पहाड़ी है वहाँ पे, है ना, कौन सी पहाड़ी पे, अरावली की जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पे,
अरावली की जो पहाड़ी है उस पर अवस्थित है। ज़्यादातर किले अरावली की पहाड़ी पर ही है, तो अरावली की पहाड़ी पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ में अरावली की पहाड़ी पर स्थित है। ये अपन ने क्या जान लिया, इसकी अवस्थिति के बारे में जान लिया। ये नॉर्मल सी चीज़ है, वैसे भी पता होता है चित्तौड़गढ़ का नाम आया तो पता है कि चित्तौड़गढ़ में ही होगा। अब संस्थापक या उसका निर्माता कौन था उसकी बात करें तो ये जो ऐतिहासिक जानकारी अपन को प्राप्त होती है वो ये कहती है कि इसका निर्माण अर्थात चित्तौड़गढ़ फोर्ट का निर्माता है वो 8वीं सदी में कब बना था। बहुत ही पुराना दुर्ग है ना, तो 8वीं सदी में चित्रांगद मौर्य द्वारा ये अपन को जानकारी मिलती है। चित्रांगद मौर्य नाम का शासक था, मौर्य शासक था, उसके द्वारा इस फोर्ट का निर्माण करवाया गया। इस फोर्ट का निर्माण उस दौरान से चला रहा। बाद में क्या है कि जो अपने मेवाड़ के जो शासक बने थे उन्होंने भी इसमें और बाद में महल वगैरह, स्तंभ वगैरह और इसके चीज़ें, मतलब एक तरह से पुनर्निर्माण वगैरह इसका होता रहा है कंटिन्यू। लेकिन इसका शुरुआत कहाँ से हो जाती है, 8वीं सदी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा। ये मौर्य शासक था उस दौरान का, राजस्थान में भी मौर्यों का शासन था उस दौरान, तो उनके द्वारा इस किले की नींव रखी गई, वो इसके संस्थापक है। तो संस्थापक अपन ने जान लिया कौन था, चित्रांगद मौर्य। संस्थापक कौन हुआ, मौर्य शासक चित्रांगद, ये हो गए। अब इसका कुछ उपनाम है, इस फोर्ट का क्या है, कुछ उपनाम है, वो अपन को पता होना चाहिए। तो उपनाम क्या क्या है इसका, एक तो किलों का सिरमौर। किलों का सिरमौर से तात्पर्य क्या हुआ, सभी फोर्ट, राजस्थान के जितने भी फोर्ट है उनमें सबसे पहले नंबर का फोर्ट यही है, सबसे सर्वोत्तम फोर्ट ये माना जाता है, सबसे बड़ा फोर्ट माना जाता है। तो राजस्थान के किलों का सिरमौर, एक तो इसका उपनाम ये है राजस्थान के किलों का सिरमौर, और दूसरा क्या है, राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव है ना, राजस्थान का गौरव, ये इसके दो उपनाम भी कहा जाता है। अब प्रचलित कथन या प्रसिद्ध कथन की बात करें या कोई लोकोक्ति, तो प्रसिद्ध कथन क्या हो गया, इससे जुड़ा हुआ प्रसिद्ध कथन क्या है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। अगर किले दुर्गों की बात करें राजस्थान में तो जो चित्तौड़ का किला है उसके सामने बाकी सारे किले क्या है, छोटे लगते हैं, फीके लगते हैं। तो क्या कहा गया उसके मतलब एक तरह से उसकी इसको बखान करने के लिए कहा गया कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, के दुर्ग है, किला है, गढ़ है, वो तो केवल चित्तौड़ ही है, बाकी सब उसके सामने क्या है, फीके लगते हैं, बाकी सब गढ़ैया के रूप में लगते हैं। तो ये इसका प्रसिद्ध कथन है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ये जो लोकोक्ति है, ये जो कथन है, वो इसकी एक तरह से इस फोर्ट की क्या करता है, महिमा मंडन करता है, इसकी ऐतिहासिकता है उसको प्रकट करता है। अब यहाँ पे प्रमुख भवन की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमुख भवन देखिए, एक तो 4 दीवारी बनी हुई है पूरे फोर्ट पे, 7 द्वार है। कितने द्वार है, 7 द्वार है। विजय स्तंभ यहाँ पे बना हुआ है, विजय स्तंभ यहाँ पे बना हुआ है, विजय स्तंभ। कुंभ स्वामी का मंदिर बना हुआ है, राणा कुंभा के कुछ महल बने हुए हैं, श्रृंगार चौरी का मंदिर बना हुआ है, श्रृंगार चौरी का मंदिर बना हुआ है। तो सारे नहीं तो कम से कम ये जो मैं बता रहा हूँ ये वाले तो अपन को पता होना चाहिए। विजय स्तंभ यहाँ पे बना हुआ है, विजय स्तंभ। फिर राणा कुंभा ने अपने शासन काल में यहाँ पे बहुत सारे महल बनाए, तो राणा कुंभा के नाम से ही जाने जाते हैं। श्रृंगार चौरी का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। तुलजा भवानी का मंदिर है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि तुलजा भवानी का मंदिर कौन से फोर्ट में स्थित है, तो तुलजा भवानी का मंदिर बना हुआ है। फिर गोरा बादल के महल, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, गोरा बादल के महल, गोरा और बादल के जो महल है वो यहाँ पे बने हुए हैं इसी मतलब फोर्ट में। रानी पद्मनी का महल है वो भी इसी में, और मीराबाई का मंदिर है वो भी यहाँ पे बना हुआ है। इसके अलावा जैन कीर्ति स्तंभ भी एक तो विजय स्तंभ बना हुआ है, इसके अलावा एक जैन कीर्ति स्तंभ भी यहाँ पे बना हुआ है, और एक तालाब बना हुआ है जिसका नाम है चित्रांगद मौर्य तालाब। इस किले का संस्थापक भी कौन था, मौर्य शासक चित्रांगद था, तो उसके नाम से एक चित्रांगद मौर्य तालाब भी यहाँ पे बना हुआ है। उसको अपन इससे इंटरलिंक करके याद कर सकते हैं। तो यहाँ से याद करने जैसी चीज क्या हुई, एक तो कितने द्वार है, 7 द्वार है। कितने द्वार है, 7 द्वार है। दूसरा क्या याद करेंगे, विजय स्तंभ इसमें बना हुआ है। फिर कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभा के महल यहाँ पे बने हुए हैं। इसके अलावा श्रृंगार चौरी का एक मंदिर बना हुआ है, तुलजा भवानी का मंदिर बना हुआ है, गोरा बादल के महल बने हुए हैं, पद्मनी का महल यहाँ पे है, मीराबाई का मंदिर है, जैन कीर्ति स्तंभ यहाँ पे बना हुआ है, और एक तालाब है जिसका नाम है चित्रांगद मौर्य तालाब। प्रवेश द्वार की बात करें तो यहाँ पे कितने द्वार है, 7 प्रवेश द्वार है। उनके नाम
तो पाडल पोल उनका नाम है, भैरव पोल है, हनुमान पोल है, गणेश पोल है, जोड़ला पोल है, लक्ष्मण पोल है, राम पोल है। तो 7 द्वार है। कितने द्वार है? 7 गेट है। द्वार का मतलब क्या हुआ? गेट है, मतलब 7 जगह से इस फोर्ट में एंटर किया जा सकता है। 7 गेट इसमें बने हुए हैं, 7 द्वार इसमें बने हुए हैं, जिनके अलग अलग ये नाम है। तो ये कुछ फैक्चुअल जानकारी है, बहुत ही ज़्यादा फैक्ट होते हैं राजस्थान जीके की क्लास में। तो अपन ये फैक्ट सारे याद करेंगे, 2-3 बार सुन लेंगे, देख लेंगे, तो ये अपन को क्या होंगे? याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। फिर अपन के क्वेश्चन जो होंगे यहाँ से वो अपन आराम से बन जाएंगे अपन से। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की और कुछ विशेषताएं। प्रसिद्ध शाखे, प्रसिद्ध शाखे, शाखा क्या होता है? शाखा जब मतलब जब यहाँ के स्थानीय शासकों की बाहर के शासकों के साथ में जब लड़ाई होती थी और उनको लगता था कि अब मतलब एक तरह से बचने की कोई संभावना है नहीं, तब क्या होता था? 2 चीज़ें होती थी। एक तो जौहर नाम आपने सुना होगा, है ना, जौहर, और केसरिया। ये 2 इवेंट होते थे उस दौरान। एक तो होता था केसरिया और एक होता था जौहर। ये दोनों मिलकर के क्या कहलाते थे? ये जब दोनों चीजें एक साथ हो जाती थी तब शाखा, एक तरह से शाखे में ये 2 इवेंट होते थे, जौहर और केसरिया। केसरिया में क्या होता था? जो पुरुष होते थे, केसरिया किसके द्वारा किया जाता था? पुरुष के द्वारा। पुरुष जो होते थे वो मतलब सैनिक होते थे, एक तरह से सैनिक होते थे। तो इन सैनिकों के द्वारा क्या किया जाता था? केसरिया धारण करके शत्रु सेना पे टूट पड़ना, वो कहलाता था केसरिया। क्योंकि बचने की कोई संभावना लगती नहीं थी, क्योंकि जैसे फोर्ट को घेर लिया गया है शत्रु सेना के द्वारा, बचने की कोई संभावना है नहीं, तो युद्ध है वो क्या होता है? अनिवार्य हो गया है। ऐसी स्थिति में जो पुरुष सैनिक होते थे वो क्या करते थे? केसरिया धारण करते थे और शत्रु सेना पे टूट पड़ते थे। कई बार क्या होता था, अब जैसे महिलाएं हैं वो पीछे रह जाती थी। यहाँ पे महिलाएं जब पीछे रह जाती थी और अब उनके सामने ऑप्शन क्या रहते थे? 2 ही ऑप्शन रहते थे कि या तो शत्रु सेना अगर मान लीजिएगा जीत गई तो क्या होगा? किले पे भी अधिकार करेंगे। तो अब जो यहाँ पे लेडीज बची हुई है, महिलाएं जो बची हुई होती थी, औरतें जो बची हुई होती थी, वो क्या करें? या तो मतलब एक तरह से उनके साथ में लूटपाट हो, उस टाइप की चीजें हो, तो उससे बचने के लिए वो क्या करती थी? जौहर कर लेती थी, है ना। तो जौहर मतलब अग्नि में अपने आप को समर्पित करते, मतलब दुश्मन के हाथों अपने आप को नहीं जाने देना, इस टाइप से। तो ये 2 चीज इस शाखे में होती थी। तो ये इस प्रकार के शाखे राजस्थान में उस कालखंड में हुआ करते थे, है ना। इस टाइप से आक्रमण कंटिन्यू होते थे। तो ये चित्तौड़गढ़ की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? चित्तौड़ फोर्ट की, चित्तौड़गढ़ की बात कर रहे हैं। तो चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ जो फोर्ट है, यहाँ पे इस प्रकार के प्रसिद्ध शाखे हैं वो 3 हुए हैं। कितने शाखे हुए थे? 3 शाखे हुए थे। तो पहला जो शाखा है 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय होता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय, है ना, ये होता है। और ये रानी पद्मिनी वाला जो किस्सा है, कहानी है, वो इसी दौरान राणा रतन सिंह, उस दौरान यहाँ का कौन था शासक? राणा रतन सिंह। और पद्मिनी वाली जो किस्सा आपने सुना होगा वो यहाँ होता है। तो इस दौरान 1303 में होता है। दूसरा शाखा है, दूसरा शाखा 1514 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया। कहाँ पे? चित्तौड़ पे। रानी कर्णावती उस दौरान उसने क्या की थी? हुमायूं को राखी भेजी थी, है ना, हुमायूं को राखी भेजी थी इसने, लेकिन हुमायूं टाइम पे नहीं आ सका और इसकी रक्षा नहीं कर सका था। हुमायूं को राखी भेजी, वो वाला किस्सा इससे जुड़ा हुआ है। तो ये गुजरात का बहादुर शाह करके शासक था, उसने क्या किया? चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया। और उस दौरान जो चित्तौड़ का शासक था वो बिल्कुल अल्प वयस्क था, और रानी है कर्णावती, वो क्या करती थी? शासक संभाल रही थी। तो उसने हुमायूं को से सहायता मांगी, भाई के रूप में, मतलब एक तरह से राखी भेज करके सहायता मानी, लेकिन हुमायूं है टाइम पे नहीं पहुंच पाया और उसने, तो ये शाखा यहाँ पे हुआ। तीसरा शाखा है, तीसरा शाखा 1568 ईस्वी में अकबर के दौरान होता है। अकबर ने क्या किया? चित्तौड़ पे अधिकार किया और वहाँ पे मारकाट, बहुत जबरदस्त इसने मारकाट की वहाँ पे, और बहुत सारे लोगों का कत्लेआम इसके द्वारा किया गया था। तो ये 3 शाखे यहाँ पे
होते हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब अपन साखे वाके और ये थोड़ी और डिटेल में अपन पढ़ेंगे, है ना। तो ये अकबर का आक्रमण था। अकबर ने क्या किया था उस दौरान, मेवाड़ विजिट करने के लिए अकबर का ये आक्रमण था, और इसके दौरान इसने क्या किया, चित्तौड़ पे ये बहुत ही कम मतलब इतना पढ़ाया दिखाया नहीं जाता है किताबों में, लेकिन इसने लगभग 40,000 लोगों को वहाँ पे कत्लेआम किया था। 40,000 लोगों को इसने मारा था वहाँ पे। अब चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर ही एक ये विजय स्तंभ बना हुआ है। अपन ने इमेज में देखा था, एक लंबी सी जो मीनार सी बनी हुई आकृति थी, वो विजय स्तंभ है। ये क्या है, विजय स्तंभ 9 खंडों वाला अर्थात 9 मंजिला स्तंभ है। कितनी हाइट है, 120 फीट ऊंचा है, और 9 खंड है, वो 9 निधियों के प्रतीक माने जाते हैं। निर्माण किसने करवाया, निर्माता कौन था, विजय स्तंभ का निर्माता है महाराणा कुंभा था, महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा निर्माता कौन था, महाराणा कुंभा। अब महाराणा कुंभा ने ये कब और क्यों बनाया, तो मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी पर उसने क्या किया था, विजय प्राप्त की। किसने, महाराणा कुंभा ने। उस विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाया, ये स्तंभ बनाया, और इसका नाम क्या रखा, विजय स्तंभ, है ना। विजय के उपलक्ष्य में बनाया, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया था, विजय के उपलक्ष्य में बनाया, इसीलिए नाम रख दिया गया था विजय स्तंभ। बेसिकली क्या है, बेसिकली है क्या, ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां इसमें बनी हुई है, तो इसको क्या कहा जाता है, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। अर्थात इसमें क्या है, बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई है। इस स्तंभ में क्या है, बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई है। किसकी, हिंदू देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां इसमें उत्कीर्ण की गई है। इसका वास्तुकार कौन था, अर्थात बनाने वाला जिसने इसमें मूर्तियां वगैरह उत्कीर्ण की है, वो कौन था, जेता इसका वास्तुकार था। ये बहुत बार पूछा जाता है, और इसको विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु स्तंभ के नाम से भी इसको जाना जाता है। अन्य नाम इसका क्या हो गया, विष्णु स्तंभ। तो अपन ने जाना ये कहाँ पे है, विजय स्तंभ कहाँ पे बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, है ना। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसके अंदर ही बना हुआ है। चित्तौड़ का जो दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग में ही स्थित है ये। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही निर्मित, किसके द्वारा निर्मित, कुंभा के द्वारा। कितनी हाइट है, 120 फीट है। कितनी मंजिल में बना हुआ है, 9 मंजिला है, या 9 खंड इसके हैं टोटल, है ना, 9 खंड इसके हैं। और क्यों, कब बनाया, मतलब कब, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर उस पे विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इसने ये बनवाया था। और इसमें बने हुए क्या है, बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, वो उत्कीर्ण है इसकी दीवारों पे, पत्रों पे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, देवी देवताओं का अजायब घर। वास्तुकार कौन था, अर्थात जो बनाने वाला, जिसने इसको मतलब वास्तु शिल्प को डिजाइन दिया, वो जेता था। ये अपन को पता होना चाहिए। अन्य नाम विष्णु स्तंभ के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित जो स्तंभ है वो विजय स्तंभ है। इसके अलावा यहाँ पे एक, इसको मतलब कीर्ति स्तंभ के नाम से भी इस टाइप से जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग, है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग एक और महत्वपूर्ण दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग, तो ये भी क्या है, यह भी पहाड़ी किला है, गिरी दुर्ग है। पहाड़ी किले को क्या बोला जाता है, गिरी दुर्ग। जो पहाड़ी पे बनी होता है उसको गिरी दुर्ग भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार का किला है, किस प्रकार का किला है। तो शुक्र नीति के अनुसार अपन ने पढ़ा था कि फोर्ट है वो 9 प्रकार के होते हैं। क्या क्या, क्यों उस अलग नाम दिए जाते हैं वो अपन जान चुके हैं। तो पहाड़ी किला या माउंटेन फोर्ट या गिरी दुर्ग, और सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है गिरी दुर्ग को ही। तो ये जो फोटो दिख रही है, ये देखिए, ये जो इसमें ये जो दिख रही है ना आपको, ये क्या है, ये एक दीवार है। ये एक दीवार है, इस फोर्ट के चारों ओर बनी हुई एक ग्रेट वॉल है। चाइना की जो ग्रेट वॉल है ना, वैसे ही एक ये दीवार बनी हुई है ना। और ये काफी लंबी चौड़ी दीवार है। ये दीवार काफी लंबी चौड़ी है। इस पे एक साथ 8 से 10 घोड़े इस दीवार पे, मतलब ये चौड़ाई इस टाइप से चौड़ी दीवार है, ये काफी चौड़ी दीवार है ना, इस टाइप से। तो इस पे 8 से 10 घोड़े एक साथ है, वो किसी काल मतलब चल सकते थे सुरक्षा के हिसाब से। 8 से 10 घोड़े
मतलब हॉर्स जो होते थे ना, घोड़े, वो इसमें एक साथ चल सकते थे इस दीवार पे, इतनी चौड़ी है ये। तो ये चौड़ी दीवार बनी हुई है, मतलब इस फोर्ट के चारों ओर रखवाली के लिए सुरक्षा के हिसाब से 8 से 10 घोड़े इस दीवार पे चल सकते थे। ये जो ग्रेट वॉल है, दीवार है, चाइना की ग्रेट वॉल है, उसी टाइप से ये बनी हुई है ना, और पूरे फोर्ट के चारों ओर बनी हुई है। तो किस प्रकार का दुर्ग है, कहाँ पे बना हुआ है? तो अभी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ये राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर जिले की बात करें तो अभी वहाँ कौन से जिले में आता है? ये राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में आएगा। अभी कौन से जिले में आता है? तो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में आएगा। अभी ये दुर्ग है वो कौन से जिले में आएगा? राजसमंद में आएगा। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। गिरिदुर्ग है, तो गिरिदुर्ग होगा वो क्या होगा? पहाड़ी पे बना होगा। गिरिदुर्ग हमेशा क्या होगा? बना हुआ पहाड़ी पे। अब पहाड़ी कौन सी है? पहाड़ी वही अरावली की पहाड़ी है, उस पे बना हुआ है। अरावली की कुंभलगढ़ जो चोटी है उस पे बना हुआ है, अरावली की पहाड़ी है उस पे बना हुआ है ना। अवस्थिति की बात करें तो राजसमंद जिले में है। कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में पहाड़ी दुर्ग है, और रियल में पहाड़ियों का नाम क्या है? जरगा पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ी दुर्ग है या गिरिदुर्ग है, पहाड़ी कह सकते हैं या गिरिदुर्ग इसको कहा जा सकता है, क्योंकि पहाड़ी पे बना हुआ है। जरगा पहाड़ियों पे बना हुआ है। जरगा पहाड़ी किसका पार्ट है? अरावली श्रृंखला का है ना, अरावली का ही पार्ट है, अरावली का ही पार्ट है, अरावली का ही पार्ट है। अन्य नाम क्या है? अन्य नाम इसका कुंभल मेरू नाम भी है। अन्य नाम क्या है? कुंभल मेरू। इसका संस्थापक या इसका निर्माता कौन था? कुंभा। किसके द्वारा निर्मित है? कुंभा द्वारा निर्मित। महाराणा कुंभा, मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के द्वारा कब बनाया गया? 1458 में, अर्थात 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा के द्वारा उनके शासन काल में ये किला बनाया गया। अब इस किले का शिल्पी अर्थात इसका बनाने वाला वास्तुकार कौन था? तो इस दुर्ग का वास्तुकार कौन था? मंडन। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वास्तुकार कौन था? मंडन। तो इस फोर्ट का वास्तुकार है वो मंडन था। अब अबुल फजल का एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, प्रसिद्ध कथन है, इस फोर्ट से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध फेमस स्टेटमेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी अपन को पता होना चाहिए। तो वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट है कि अबुल फजल ने लिखा है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, ये किला अर्थात कुंभलगढ़ दुर्ग है, इतनी बुलंदी मतलब ऊंचाई पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पे सिर पे रखी हुई जो पगड़ी होती है, सिर पे रखी हुई जो पगड़ी होती है वो क्या होगी? नीचे गिर जाएगी। अर्थात ऊपर बना हुआ है। अपन जब ऊपर, बहुत ऊपर कोई चीज होती है उसको देखते हैं ना ऐसे, तब क्या होता है? पगड़ी सर से गिर जाती है। इस प्रकार का स्टेटमेंट ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, कुंभलगढ़ का जो फोर्ट है उसके बारे में बोला गया है। किसके द्वारा बोला गया ये भी पता होना चाहिए, और क्या बोला गया ये भी पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट किससे जुड़ा हुआ है? तो कुंभलगढ़ फोर्ट से जुड़ा हुआ है। कुंभलगढ़ फोर्ट से जुड़ा हुआ है। किसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है? अबुल फजल के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? कि कुंभलगढ़ का फोर्ट है वो बहुत ऊंची पहाड़ी पे। अब जरगा पहाड़ी आप देखिए, इंटरलिंक करिएगा, ये कहना क्या चाहता है कि ये बुलंदी, बुलंदी का मतलब क्या होता? ऊंचाई, हाइट पे। बुलंदी का मतलब क्या हुआ? हाइट पे, है ना, हाइट पे, बहुत हाइट पे बना हुआ है। अब हाइट, जरगा पहाड़ी, जरगा जो पहाड़ी है, ये जरगा पहाड़ी जो है, इसको थोड़ा सा भूगोल से जोड़ लीजिएगा। जरगा पहाड़ी, जरगा जो पहाड़ी है, जरगा जो पहाड़ी है वो अरावली की तीसरी, मतलब अरावली की में स्थित पहाड़ी है, और अरावली की तीसरी, अरावली की थर्ड जो हाईएस्ट पीक है ना, अरावली की थर्ड हाईएस्ट पीक है वो जरगा है। गुरु शिखर, शेर और जरगा, तो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, उस पे ये फोर्ट बना हुआ है। तो इसी हिसाब से इसको जोड़ करके देख लीजिएगा, तो आपको याद भी हो जाएगा और इंटरलिंक करने से आसानी भी रहेगी। तो जरगा पहाड़ी पे बना हुआ है, इसलिए ऊंचा बना हुआ है। ऊंचा बना हुआ है तो ऊपर देखेंगे तो क्या होगा? सर पे रखी हुई पगड़ी गिरने की संभावना रहती है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है? अबुल फजल ने। किसके बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में।
अब इसकी एक और विशेषता है, एक इसकी प्रमुख विशेषता है, वो ये है, प्रमुख विशेषता है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, इस फोर्ट की क्या विशेषता है, वो ये है कि इसके भीतर अर्थात कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर एक छोटा सा दुर्ग और बना है, दुर्ग के अंदर दुर्ग बना हुआ है, दुर्ग के अंदर दुर्ग बना हुआ है, मतलब फोर्ट के अंदर फोर्ट, दुर्ग के अंदर एक और फोर्ट बना हुआ है, दुर्ग के अंदर दुर्ग बना हुआ है और उस दुर्ग का नाम क्या है, कटारगढ़। उस छोटे दुर्ग का स्मॉल छोटा सा दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़, या लघु दुर्ग भी इसको कह सकते हैं, छोटा सा दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम क्या है, कटारगढ़। ये किसने बनाया था, ये बेसिकली कुंभा है, महाराणा कुंभा है, उसका निवास स्थान था, वो इसके अंदर रहता था। तो ये इसकी विशेषता है। इस दुर्ग के अंदर भी एक और छोटा सा फोर्ट के अंदर फोर्ट है और नाम क्या है, फोर्ट के अंदर फोर्ट बना हुआ है, नाम है कटारगढ़। ये कटारगढ़ क्या था, कटारगढ़ बेसिकली महाराणा कुंभा जो था, महाराणा कुंभा जो था उसका एक निवास स्थान था, मतलब कुंभा यहीं पे रहता था, महाराणा कुंभा का निवास था। देखिए राजा होते थे, उनको अपनी जान का खतरा एनी टाइम बना हुआ रहता था, कोई भी उन पे मतलब हमला हो सकता है या उनकी हत्या हो सकती है, परिवार के लोगों के द्वारा भी, क्योंकि शासक है तो शासक को खत्म किया जा सकता है, उसके बाद में खुद शासक बना जा सकता है, ऐसा होता था पहले। इसके अलावा दुश्मन के द्वारा उसको मारने के प्रयास किए जा सकते थे, तो ये फोर्ट वगैरह किले बनाते थे, उनके अंदर और किला बना करके वो इस टाइप से रहते थे, है ना। तो ये उसकी यूनिक विशेषता है, अर्थात फोर्ट के अंदर फोर्ट बना हुआ है, लघु दुर्ग या छोटा किला या कटारगढ़ इसको कहते हैं। अब इसकी एक और विशेषता है, वो है कुंभलगढ़ की जो दीवार है उसकी लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर। कितनी लंबाई है दीवार की, 36 किलोमीटर, क्योंकि कुंभलगढ़ का फोर्ट है वो पहाड़ी पे बहुत लंबा चौड़ा बना हुआ है, उसके चारों ओर एक परकोटा टाइप से दीवार बनी हुई है, तो उसकी दीवार की लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 4 घुड़सवार एक साथ उस पर चल सकते थे, कहीं मतलब 4 से 5 इस टाइप से 8-10 घुड़सवार चले, इतनी भी चौड़ी वो दीवार बनी हुई है, एक तरह से इतने सारे उस पर घुड़सवार एक साथ चल सकते थे। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण नाम है, और कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना किससे की है, एट्रास्कन यूरोप का एक महत्वपूर्ण दुर्ग हुआ करता था अपने कालखंड में, उससे की है। इस दुर्ग की तुलना उसने की है, क्योंकि सुदृढ़ प्राचीर अर्थात उसकी जो दीवार है वो बहुत महत्वपूर्ण और मतलब सुदृढ़ थी। इसकी बुर्जे जो है कंगूरों के कारण मतलब सुंदर भी बना हुआ है और मजबूत भी बना हुआ है, इसलिए जेम्स टोड ने, ये इसका स्टेटमेंट है, अबुल फजल के अलावा जेम्स टोड ने इसकी क्या की है, एट्रास्कन करके, ये यूरोप का एक दुर्ग हुआ करता था, उस दुर्ग के से इसकी तुलना की है। ये एक मजबूत दुर्ग था, कहाँ पे, यूरोप में। ये एट्रास्कन क्या है, यूरोप में एक महत्वपूर्ण मजबूत दुर्ग हुआ करता था, किला हुआ करता था, उससे तुलना इसने की है, किसकी, कुंभलगढ़ फोर्ट की। किसने की है तुलना, कर्नल जेम्स टोड ने। इसके अलावा इस दुर्ग में एक मंदिर बना हुआ है, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर। महाराणा कुंभा क्या है, भगवान विष्णु का उपासक था, तो कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है, टेम्पल है, वो भी यहाँ पे बना हुआ है। तो ये कुछ विशेषताएं थी, यूनिक विशेषताएं थी जो कुंभलगढ़ दुर्ग से रिलेटेड थी, उनके बारे में अपन ने जाना है। टोटली फैक्चुअल चीजें हैं, थोड़ा अपन को पढ़ना पड़ेगा बार बार, तब ये याद होगी। अब कुछ यहाँ की ऐतिहासिक कुछ तथ्य हैं जिनको अपन और जान लेते हैं। इस फोर्ट से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं, महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता। हालांकि हिस्ट्री ज़्यादा है, आर्ट कल्चर से ज़्यादा इनसे हिस्ट्री है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा इंटरलिंक करके ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तो कुछ है नहीं। हिस्ट्री है वो इनसे जुड़ी हुई है फोर्ट वगैरह से, तो कुछ चीज़ें साथ में अपन देख लेते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, अपन जैसे स्थापत्य में पढ़ रहे हैं, फोर्ट के बारे में सारे फैक्ट देख लिए, लेकिन हिस्ट्री वाले पार्ट को अपन ने छोड़ दिया। लेकिन वो क्या करता है, आर्ट कल्चर में भी कई बार हिस्ट्री को पूछ लेता है इस टाइप से, तो थोड़ा बहुत वो भी चीज़ें साथ में देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिए, इसी फोर्ट में उदय सिंह का
महाराणा उदय सिंह का मेवाड़ के महाराणा के रूप में क्या हुआ था, राज्याभिषेक अर्थात राज तिलक हुआ था इसी फोर्ट में। उदय सिंह का, महाराणा उदय सिंह है वो मेवाड़ के महाराणा बने थे, तो उनका राज तिलक जो होता है, उनका राज तिलक जो है वो इसी फोर्ट में हुआ था, है ना। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इस दुर्ग से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण विशेषता, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो भी इसी फोर्ट में हुआ था 1540 ईस्वी में। तो ये अपना आप में महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है। एक तो महाराणा उदय सिंह का राज तिलक, दूसरा महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म। इसके अलावा महाराणा कुंभा के पुत्र उदा ने उनकी हत्या है वो इसी किले में की थी। जैसे अभी अपन ने कटारगढ़ वगैरह पढ़ा था ना कि किले के अंदर किला बना करके रहता था, लेकिन फिर भी उसी के पुत्र उदा ने क्या किया, महाराणा कुंभा की हत्या इसी फोर्ट में की थी। तो ये भी एक फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है। और इसमें कई बार ये फैक्ट इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं कि स्थापत्य से कम और ये इतिहास से ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन ये पता होना चाहिए अपन को इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पे हुई थी। इसी प्रकार इस दुर्ग में कुंवर पृथ्वीराज की 12 स्तंभों की एक छतरी भी बनी हुई है ना। और इस छतरी का वास्तुकार है वो है गसन पन्ना, श्री गसन पन्ना इस छतरी का वास्तुकार है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो 3 फैक्ट थे वो अपना आप में इम्पोर्टेंट थे, जुड़े हुए थे, इसीलिए अपन ने क्या किया, इससे जोड़ करके देख लिया। ऐतिहासिक कुछ तथ्य हैं, जैसे उदय सिंह जो मेवाड़ के महाराणा बने तो उनका राज तिलक हुआ था कुंभलगढ़ में, उनका राज तिलक है कुंभलगढ़ में हुआ है ना, कुंभलगढ़ फोर्ट में, इसी दुर्ग में हुआ। कुंभलगढ़ किले में ही हुआ। इसी प्रकार महाराणा प्रताप का जन्म भी कहां पे हुआ, इसी ये जन्म स्थली है कुंभलगढ़। तो ये कुंभलगढ़ में ही मतलब इनका जन्म भी हुआ। तो ये चीजें, इसके अलावा महाराणा कुंभा की हत्या वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुई थी, वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुई थी। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई कुछ चीजें थी जिनको अपन ने जाना है, कुछ तथ्यात्मक जानकारी थी वो अपन ने देखा है। अगला है महत्वपूर्ण दुर्ग में गागरोन दुर्ग। अगला जो फोर्ट है वो है गागरोन। किस प्रकार का दुर्ग है, तो जल दुर्ग है। किस प्रकार का दुर्ग है, जल दुर्ग। आपको चित्र में दिख ही रहा होगा, जल दुर्ग है, क्योंकि जल दुर्ग है। इधर भी एक नदी है, एक नदी यहाँ है, एक नदी आपको इधर दिख रही होगी, ये वाली भी। तो इधर एक नदी इधर है, 2 नदियों के संगम पे है आऊ। एक नदी का नाम है आऊ, दूसरी नदी है काली सिंध, दूसरी नदी है काली सिंध। तो इन दोनों नदियों के संगम पे ये दोनों नदियां जहां मिलती है, ये दोनों जो नदियां हैं जहां मिलती है वहां पे ये दुर्ग बना हुआ है। तो किस प्रकार का दुर्ग है, शुक्र नीति में अपन दुर्गों की प्रकार के बारे में जान चुके हैं। तो गागरोन फोर्ट गागरोन झालावाड़ में, आऊ और काली सिंध नदी के किनारे, मतलब एक तरह से इधर काली सिंध और इधर आऊ नदी, ये दोनों नदियां आकर के मिलती है, यहाँ पे बीच में ये फोर्ट बना हुआ है। क्योंकि ये या तो पहाड़ी पे बनाए जाते थे किले, ताकि सुरक्षा के हिसाब से कुछ मतलब उनको सुरक्षा के रीजन उपलब्ध हो जाए, या फिर जैसे नदी के अंदर बनाया जाता था। अब दुश्मन की सेना आएगी तो नदी को क्रॉस करके आना पड़ेगा। आज के समय में कोई ज़्यादा इनका सामरिक महत्व नहीं रहा, अब वर्तमान में केवल ये टूरिस्ट के हिसाब से पर्यटक महत्व इनका रह गया है, ऐतिहासिक और पर्यटक महत्व ही रह गया है। लेकिन किसी कालखंड में क्या है, ये सुरक्षा प्रदान करते थे, किसी कालखंड में मतलब ये क्या करते थे, फोर्ट वगैरह सुरक्षा प्रदान करते थे। तो अब अपन गागरोन फोर्ट के बारे में देखते हैं। अवस्थिति की बात करें तो जिला कौन सा हो जाएगा, झालावाड़ जिले में अवस्थित है। झालावाड़ जिले में किस प्रकार का दुर्ग है, तो जल दुर्ग है ना, जल दुर्ग है। क्यों है जल दुर्ग, क्योंकि 2 नदियों के किनारे पे है ना, नदियों के संगम पे बना हुआ है। कौन कौन सी नदियां हैं, आऊ नदी है प्लस काली सिंध, आऊ और काली सिंध, ये 2 नदियां हैं, इन दोनों नदियों के संगम पे ये बना हुआ है। तो जल दुर्ग है। कब बना,
कब बना? तो 11वीं सदी में, 11वीं सदी में गागरोन है उस पे किसका अधिकार था? डोडिया राजपूतों का अधिकार हुआ करता था। डोडिया राजपूतों का अधिकार हुआ करता था। उस कालखंड में बनाया गया है, काली सिंध और आऊ नदियों के संगम पे बना हुआ है। ये दोनों नदियां अपन ने ज्योग्राफी में पढ़ा था, किसकी सहायक है? चंबल की सहायक नदियां हैं। तो ये गढ़ क्या है? जल परिदृश्य से घिरा हुआ है, अर्थात किस प्रकार का दुर्ग आएगा ये? तो जल दुर्ग की श्रेणी में आएगा, है ना, जल दुर्ग की श्रेणी में आएगा, जल दुर्ग की श्रेणी में आएगा। आगे चल करके क्या हुआ? गागरोन पे फिर आगे चौहान वंश का जो खींची राजवंश है उसका शासन हो गया था। तो देवेंद्र सिंह ने, इसका नाम है, 12वीं सदी में के उत्तरार्ध में गागरोन कर दिया। गागरोन पे बेसिकली, गागरोन पे क्या है? गागरोन है वो चौहान जो खींची है, खींची शासकों का मतलब स्थान था। तो इन्होंने इसका मतलब बाद में गागरोन इसका नाम कर दिया था। खींची शासक थे गागरोन के, तो इन्होंने इसका नाम है वो इस प्रकार। तो गागरोन फोर्ट के बारे में, फोर्ट गागरोन के बारे में अपन ने जाना। फोर्ट गागरोन के बारे में अपन ने जाना कि किस प्रकार का दुर्ग है, जल दुर्ग है, कौन कौन सी नदियों पे स्थित है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो काली सिंध और आऊ नदियों के, ये दोनों नदियां चंबल की सहायक नदियां हैं, इन दोनों के संगम पर स्थित है, तो जल दुर्ग है। शुरुआत में इसको बनाने का श्रेय डोडिया राजपूतों को है, क्योंकि उन्हीं का अधिकार था। बाद में खींची शासकों का मतलब ये शरण स्थली या एक तरह से उनके अधिकार में रहा है। तो ये कुछ फैक्चुअल जानकारी थी गागरोन के बारे में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। जिला कौन सा हो जाएगा? कहाँ पे स्थित है गागरोन? झालावाड़ में, झालावाड़ जिले में स्थित है। तो ये कुछ चीजें थी गागरोन से जुड़ी जिनको अपन ने जाना। अब देखिए, नैणसी अपन हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे, आगे इसको भी पढ़ेंगे, नैणसी के अनुसार राव मुकुंद सिंह ने दुर्ग में अनेक महल बनवाए। देखिए, फोर्ट होते थे तो उसमें महल है, राजप्रसाद वगैरह बने होते थे उनके राजाओं के रहने के लिए। इसके अलावा एक और ही विशेषता है, वो विशेषता क्या है? वो ये है इस फोर्ट की कि गागरोन दुर्ग के भीतर शत्रु पे पत्थर की वर्षा करने वाला, बौछार करने वाला एक विशाल यंत्र हुआ करता था, जो आज भी विद्यमान है। जब शत्रु सेना गागरोन फोर्ट की तरफ आएगी नदी में, फिर वहां पे क्या होगा? नदी में जब एंटर होगी तो वो वहां पे इस प्रकार का एक यंत्र मशीन लगाई गई थी, वो क्या करेगी? पत्थरों की बौछार उस पे करेगी। तो इस प्रकार का उस कालखंड में ये सुरक्षा का साधन हुआ करता था। तो ये चीजें इसमें बनाई गई। अब इसके अलावा एक यहाँ से जो पूछा जाता है, वो एक दरगाह यहाँ बनी हुई है, एक दरगाह यहाँ पे बनी हुई है जिसका नाम है मिठे शाह की दरगाह। बनाई किसने थी? औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब ने जब इस पे अधिकार कर लिया था तो वहां पे क्या है? एक मिठे शाह की, दीवान मिठे शाह की दरगाह। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दीवान मिठे शाह की जो दरगाह है वो कौन से फोर्ट में बनी हुई है? तो कौन से फोर्ट में? गागरोन फोर्ट में बनी हुई है, गागरोन फोर्ट में बनी हुई है। इसके अलावा गागरोन का जो जल दुर्ग है उसमें जौहर कुंड बने हुए हैं, नकार खाना बना हुआ है, और ये मिठे शाह की दरगाह। तो ये मिठे शाह की दरगाह तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब ये जो गागरोन का फोर्ट है वो एक्चुअली वहाँ क्या है तो नदियों पे किनारे पे बना हुआ, लेकिन वो पहाड़ी भी है, नदी के बीच में क्या है? छोटी सी पहाड़ी भी है, और उसके आसपास की जो पहाड़ियाँ है वो कौन सी है? मुकुंदरा हिल्स है ना, मुकुंदरा हिल्स, जिसको नेशनल पार्क का, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी उसको दिया गया है। तो ये मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं उसी पे बना हुआ है। पहाड़ी दुर्ग का भी रूप है, लेकिन पहाड़ी एक्चुअली छोटी है और नदियाँ वहाँ पे ज़्यादा है, तो जल दुर्ग है वो चारों ओर जल से घिरा है, इसलिए इसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये अपन ने जाना है किसके बारे में? गागरोन फोर्ट के बारे में। ये मिठे शाह की दरगाह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ से जो पूछा हुआ फैक्ट है वो है पीपा जी, संत पीपा जी की छत्री है वो, क्योंकि वो गागरोन के यहीं के थे, खींची राजपूत थे और संत का रूप धारण कर लिया था, शासक थे यहाँ के, बाद में संत बन गए, साधु बन गए। तो यहाँ पे संत पीपा जी की एक छत्री बनी हुई है, संत पीपा जी की एक छत्री बनी हुई है, जहाँ पे प्रतिवर्ष हर साल वहाँ पे क्या एक मेला भी भरता है। तो संत पीपा जी यहीं से थे।
तो उनके बारे में ये। इसके अलावा सूफी संत हमीमुद्दीन चिश्ती की समाधि जो मिर्टेसा की दरगाह के नाम से जानी जाती है, वो मतलब एक संत थे, सूफी संत थे, और वहीं पे इनकी समाधि दी गई थी इस किले में ही। तो यहाँ पे एक दरगाह बनी हुई है जिसको मिर्टेसा की दरगाह अपन जानते ही है, मिर्टेसा की दरगाह। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। संत मिर्टेसा की दरगाह के नाम से ये जाने जाते हैं। किसकी है? संत हमीदुद्दीन चिश्ती की ये समाधि है। इसके अलावा इसके बाद कोटा के जालम सिंह है, उनके द्वारा भी इस पे मतलब निर्मित विशाल परकोटा है, जालिम कोट के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, जैसे एक तो ये संत पीपाजी वाला तथ्य है वो अपन को पता होना चाहिए, ये मिर्टेसा की दरगाह का अपन को पता होना चाहिए, लोकेशन उसकी पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए, कौन सी नदियों के किनारे अवस्थित है, ये कुछ जानकारी अपन को होनी चाहिए। यही यहाँ से इम्पोर्टेंट थी, है ना। तो गागरोन फोर्ट, गागरोन दुर्ग के बारे में अपन ने ये कुछ चीज़ें हैं वो जान लिया है। गागरोन फोर्ट के बारे में अपन ने ये कुछ चीज़ें जानी है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। अब अगला जो दुर्ग है वो है बैंसरोडगढ़ दुर्ग। बैंसरोडगढ़ दुर्ग, देखिए कुछ फोर्ट है उनके तथ्य है वो ज़्यादा है क्योंकि उनकी सामरिक महत्व भी ज़्यादा था, और कुछ फोर्ट ऐसे भी है जिनका ज़्यादा महत्व नहीं है। तो वहाँ से जैसे बैंसरोडगढ़ दुर्ग है, ये चित्तौड़गढ़ किले में यहाँ जल दुर्ग है। किस प्रकार का दुर्ग है? जल दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ जिले में, जिला कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। तो जिला कौन सा हो जाएगा? प्रकार में हिसाब से लेंगे तो जल दुर्ग है। ये भी किस प्रकार का दुर्ग है? जल दुर्ग है, क्योंकि जल से गिरा हुआ है तो जल दुर्ग है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ में है। ये चंबल और बामनी नदियों के संगम पे कौन सी जल दुर्ग है, तो डेफिनेटली क्या होगा? कोई नदियों से ही गिरा होगा। तो नदियाँ, रिवर कौन सी हो जाएगी? रिवर कौन सी हो जाएगी? रिवर हो जाएगी चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। अब यहाँ से याद करने जैसी जो चीज़ है वो ये है, इसका एक उपनाम है, इसका एक उपनाम है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता। उपनाम क्या है? राजस्थान का वेल्लोर। किसको? बैंसरोडगढ़ को। उपनाम क्या है? राजस्थान का वेल्लोर। किसको? बैंसरोडगढ़ को। इस फोर्ट को बैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये वेल्लोर क्या है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि वेल्लोर क्या है। तो वेल्लोर जो है, वेल्लोर है साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत का एक फोर्ट था। दक्षिण भारत में क्या था? एक किला था, दुर्ग था, और अपनी सुदृढ़ता के लिए जाना जाता था। अपनी सुदृढ़ता के लिए जाना जाता था, उसको विजिट करना आसान नहीं था। तो उसी प्रकार ये जो बैंसरोडगढ़ दुर्ग है उसको भी इस प्रकार, क्योंकि नदियों में भी है, पहाड़ी भी है, तो इस टाइप से वो भी थोड़ा कठिन हो जाता था वेल्लोर की तुलना इससे, या इस वेल्लोर की उपमा इसको दी गई। तो राजस्थान का वेल्लोर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा किला है या दुर्ग है जिसको राजस्थान का वेल्लोर के नाम से जाना जाता है। तो वेल्लोर क्या था? दक्षिण भारत में एक दुर्ग था जो कि अपनी सुदृढ़ता के लिए जाना जाता था। किसके लिए फेमस था? सुदृढ़ता के लिए जाना जाता था, मतलब अपनी सामरिकता, सुदृढ़ता के लिए जाना जाता था। इसी हिसाब से अपने राजस्थान में इसको ये नाम दिया गया। सुदृढ़ता और सामरिकता के लिए, सामरिक महत्व था उसका, सुदृढ़ किला था, इसीलिए जाना जाता था। तो ये अपना जो बैंसरोडगढ़ है राजस्थान का, वो भी इस प्रकार की विशेषता रखता है। नेक्स्ट, सोनार दुर्ग। सोनार दुर्ग, इसको अपन जैसलमेर का किला भी कह सकते हैं क्योंकि जैसलमेर में शहर में स्थित है। जैसलमेर का किला या जैसलमेर दुर्ग कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जैसलमेर हो जाएगा। किस प्रकार का दुर्ग है? धानवन दुर्ग है। धानवन दुर्ग है। किस प्रकार का दुर्ग है? धानवन दुर्ग है। धानवन दुर्ग का मतलब क्या हुआ? मरुभूमि में, मरुस्थल में स्थित दुर्ग है। मरुभूमि से गिरा हुआ, मरुभूमि में से गिरा हुआ, तो मरुभूमि में बना हुआ है, जैसलमेर मरुस्थल में है,
तो मरुभूमि में बना हुआ इसलिए धानवन दुर्ग है। धानवन दुर्ग क्या होता है? ऐसा किला जिसके ओर चारों ओर रेत का विशाल रेगिस्तान फैला हुआ होता है ना, रेत ही रेत होती है चारों ओर। इस प्रकार के दुर्ग को क्या कहते हैं? धानवन दुर्ग कहते हैं। तो ये जैसलमेर का फोर्ट है, इसको सोनार किला भी कहा जाता है, सोनार किला भी कहा जाता है। ये पीले पत्थर से निर्मित है ना, सोनार किला भी कहा जाता है। पीले पत्थर से निर्मित आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा पीले रंग में, तो ये सोनार किला क्या कहलाता है? जैसलमेर शहर के बीचों बीच स्थित है। इसके अलावा ये क्या है? लिविंग फोर्ट है। किस प्रकार का किला है? लिविंग फोर्ट है ये। चित्तौड़गढ़ के अलावा ये भी लिविंग फोर्ट है, मतलब इसके अंदर लोग रहते हैं आज भी, वर्तमान में भी, पहले भी रहते थे, वर्तमान में भी अंदर लोग रहते हैं। चित्तौड़गढ़ भी इस प्रकार का एक किला है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में भी लोग रहते हैं, तो लोग निवास करते हैं, लोगों के मकान वगैरह इसके अंदर बने हुए हैं। तो ये लिविंग फोर्ट में वर्तमान में भी लोग इसमें रहते हैं। जैसलमेर में स्थित है, धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब इसका निर्माण किसने कराया? महारावल महारावल जैसलमेर के शासक थे। उन्होंने कब कराया? 12वीं शताब्दी में इसकी आधारशिला रखी। अब यहाँ बना हुआ कहाँ पे? तो ये त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है। पहाड़ी, जिस पहाड़ी पे बना हुआ है उसका नाम क्या है? त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है। अब आगे चल करके 1155 ईस्वी में महारावल जैसल के द्वारा ही जैसलमेर नगर बसाया गया है ना, और इसे मतलब ये फोर्ट भी बनाया गया। पहले यहाँ पे राजधानी क्या थी? लोदरवा होती थी। लोदरवा पहले राजधानी होती थी जैसलमेर की। दुर्ग है, ये दुर्ग अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें इसकी जो यूनिक विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि देखिए, कोई भी पत्थर वगैरह अपन जोड़ने का काम करते हैं पत्थर को, तो क्या करते हैं, कोई न कोई उसके बीच में मतलब एक तरह से इस प्रकार का कोई चिपकने वाला पदार्थ यूज करेंगे, जैसे सीमेंट हो या कोई गारा हो या कोई मतलब किसी प्रकार का इस टाइप की कोई चीज़ यूज करेंगे, चूना वूना या। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पे चूने का प्रयोग ही नहीं हुआ है। पत्थरों को खांचे में मतलब बना करके आपस में ही जोड़ा गया है। पत्थरों को खांचे बना करके एक से दूसरे पत्थर को ही जोड़ा गया है। कुछ अन्य नाम है, उपनाम है इसके, क्या क्या है? सवणगिरी जैसलमेर को ही कहा जाता है, तो सोनारगढ़ सवणगिरी दुर्ग भी कहा जा सकता है, सोनारगढ़ दुर्ग भी कहा जा सकता है, जैसलमेर का फोर्ट भी कहा जा सकता है। तो ये इसके उपनाम है जैसलमेर के फोर्ट के। तो ये जैसलमेर फोर्ट के बारे में अपन ने जाना। इसके अलावा इसका एक और प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, कथन कह सकते हैं, उत्तर भड़ किवाड़। क्योंकि यहाँ के जो शासक थे, जैसलमेर के शासक कौन थे? भाटी शासक थे। शासक कौन थे? भाटी। और जैसलमेर की भौगोलिक अवस्थिति क्या है? सबसे उत्तर पश्चिम में थी, उत्तर पश्चिम में थी, उत्तर पश्चिम में। तो यहाँ से आक्रमण भारत पे क्या है? कंटिन्यू होते थे। सबसे सर्वाधिक आक्रमण कहाँ से होते थे? इधर से ही होते थे। तो सबसे पहले आक्रमण का सामना करने वाले कौन होते थे? ये यहाँ के शासक ही हुआ करते थे। तो इस फोर्ट को, जैसलमेर फोर्ट को उत्तर भड़ किवाड़ भी कहा जा सकता है, एक तरह कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले आते ही यही सबसे एक तरह से प्रवेश द्वार होता था। आक्रमण करने वाले को सबसे पहले यहीं पे आक्रमण करना होता था। दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो अक्षय पोल कहलाता है। इस दुर्ग का जो गेट है वो क्या कहलाता है? अक्षय पोल कहलाता है। इसके बाद क्रम से सूरज पोल नाम से, गणेश पोल नाम से, हवा पोल नाम से आगे एंटर हुआ जा सकता है। लिविंग फोर्ट है, ये अपन जान चुके हैं। मतलब लिविंग फोर्ट का मतलब क्या हुआ? लोग निवास करते हैं, मतलब लोग है वो रेजिडेंशियल, आज भी वहाँ पे लोग वहाँ पे क्या करते हैं? निवास करते हैं। फोर्ट के अंदर घर बने हुए लोगों के, ना, लोग निवास करते हैं, घर बने हुए हैं। तो इसमें हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार भी है। हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार भी इसमें बना हुआ है। और ये जो ग्रंथों का भंडार है वो सबसे बड़ा कलेक्शन भी एक तरह से जैन आचार्य, जैन धर्म से जुड़े हुए जैन आचार्य जिनभद्र सूरी के नाम से
जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार भी कहलाता है। ये जो मतलब बुक्स वगैरह का एक बड़ा सा कलेक्शन है जो कि जैन आचार्य जिनभद्र सूरी के नाम से जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार भी कहलाता है। तो ये यहाँ पे इस फोर्ट के अंदर ही बना हुआ है। तो यहाँ पे अक्षय पोल, सूरज पोल, गणेश पोल, हवा पोल, ये पोलें बनी हुई है। मतलब गेट, पोल का मतलब क्या हुआ? गेट, एंट्री गेट। एंट्री गेट होता है मतलब एक तरह से, तो उसको अपन क्या यहाँ क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है ना। तो ये पोल बनी हुई है इस प्रकार यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे बुक्स का एक कलेक्शन है जिसको जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर दुर्ग में कुल 99 बुर्ज बने हुए, मतलब फोर्ट है उसके ऊपर सबसे वो बुर्ज जो बना हुआ होता है वो इस प्रकार के बुर्ज की संख्या कितने हैं? 99। ये दुर्ग अपने आप में 2.5 शाखे के लिए जाना जाता है। ये दुर्ग क्या है? 2.5 शाखे के लिए जाना जाता है जैसलमेर दुर्ग। तो यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें, अगर कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें जैसलमेर से जुड़े, तो यहाँ पे क्या हुआ था? 2.5 शाखे हुए थे। कितने हुए थे? 2.5 शाखे हुए थे। शाखे में आपने जान ही लिया कि शाखा क्या होता है। शाखा में 2 इवेंट होते हैं। शाखा में क्या होता है? 2 इवेंट होते हैं। एक तो होता है केसरिया। केसरिया जो इवेंट होता है वो पुरुषों से, मेल जो होते हैं उनसे जुड़ा हुआ है, मेल से, है ना। पुरुष जो होते हैं उनसे। एक होता है जौहर, जौहर, और ये फीमेल जो होती थी, महिलाएं जो होती थी, उनसे रिलेटेड था। इसमें वो क्या है? अग्नि स्नान कर लेती थी, अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देती ताकि शत्रु के हाथ नहीं लगे, है ना। केसरिया में क्या होता था? केसरिया धारण, बाना धारण करके जो वीर सैनिक होते थे वो शत्रु से लड़ते थे। कई बार क्या होता था, ये हालांकि ये जो केसरिया धारण किया जाता था वो साफ साफ दिखता था क्योंकि कि इसमें मरना ही है एक तरह से, क्योंकि सामने दुश्मन सेना है वो बड़ी मात्रा में है और दुर्ग में जो बहुत ही कम लोग होते थे तो उनके बीच में। पर कई बार क्या होता था कि ये जीत भी जाते थे बहुत बार, तब फिर क्या है, जोर की नौबत नहीं आती थी, तैयारी कर ली जाती थी। लेकिन ऐसा जैसलमेर के साथ में भी हुआ था। पहला शाखा है 1296 से 1316 ईस्वी के बीच में अलाउद्दीन खिलजी है, उसके कालखंड में यहाँ पे बाटी शासक रावल मूल राज था, उसके दौरान में हुआ। दूसरा शाखा है वो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय 1388 के कालखंड में होता है। तीसरा शाखा क्या है? ये अर्ध शाखा था। अर्ध शाखा था, अमीर अली था, उसने जैसलमेर पे अटैक किया। अमीर अली ने जैसलमेर पे अटैक किया लेकिन अमीर अली खुद हार गया। और तो क्या हुआ? केसरिया तो हुआ था, पुरुष है वो केसरिया धारण करके मतलब अमीर अली की सेना से लड़े, लेकिन अंततः क्या हुआ? यहाँ पे भाटी शासक है वो जीत गए। यहाँ के जो भाटी शासक थे वो विजेता बन गए, वो विजय हो गए। इसीलिए जो महिलाएं थी उनको क्या हुआ? उनको एक तरह से ये जोहर करने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि सूचना मिल गई उनको कि यहाँ के जो अपने शासक है वो जीत गए हैं युद्ध में। तो ये अर्ध शाखा कहलाता है। अर्ध शाखा मतलब इसमें केसरिया तो हुआ था, अर्ध शाखा कैसे कहलाएगा? इसमें केसरिया ही हुआ, जोहर हुआ ही नहीं। शाखा तब कहलाता है जब दोनों इवेंट है वो कंप्लीट होते हैं। ये केसरिया तो यहाँ पे हुआ था लेकिन जोहर यहाँ पे नहीं हो पाया था क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि यहाँ के जो शासक है वो जीत गए थे, इसलिए अमीर अली की हार हो गई थी और यहाँ के बाटी शासक है वो विजय हुए थे। तो महिलाओं को जोहर करने की नौबत नहीं आई। अब यहाँ पे मंदिर में देखिए एक प्राचीन मंदिर यहाँ दुर्ग में मंदिर बना है, टिवमराय जी का मंदिर बना हुआ है एक तो ये। इसके अलावा कुछ वैष्णव मंदिर है वो भी सबसे प्रसिद्ध। अब कथन है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जुड़ा हुआ एक कथन है, स्टेटमेंट है, ऐतिहासिक प्रसिद्ध कथन है कि इस दुर्ग से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध कथन किस इस दुर्ग से जुड़ा हुआ जैसलमेर सोनार फोर्ट से ना, सोनार फोर्ट से जुड़ा हुआ एक स्टेटमेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बड़े एग्जाम में तो ये लिखने में भी काम आता है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भलो चिणायो भाटियां सिरे तो जैसलमेर।
कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भलो चिनायो भाटियां। ये भाटी यहाँ के शासक होते थे, उनको संबोधित कहा गया करके बताया गया है कि आपने ये जो दुर्ग बनाया है जैसलमेर, उसकी एक तरह से इसमें क्या किया है, बखान किया गया है। जैसलमेर फोर्ट का इसमें बखान किया गया है। इसके अलावा इस दुर्ग से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण चीज है, फिल्मकार सत्यजीत रे ने इस दुर्ग पे आधारित एक फिल्म बनाई थी, सोनार किला नाम की एक फिल्म बनाई थी, मूवी बनाई थी। इस मूवी के मूवी बनी थी और इसमें सोनार किला, और ये तब से सोनार फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जब सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है ना, तो ये मतलब इसकी जो छटा होती है वो बिल्कुल क्या है, येलो कलर की हो जाती है सूर्यास्त के समय या सूर्योदय एंड सूर्यास्त। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरणें इस फोर्ट पे पड़ती है तो इसकी जो छटा है, जो तस्वीर जो बनती है वो क्या है, पीले रंग, साफ पीले रंग की दिखती है। पीले रंग की मतलब जैसे गोल्ड हो, है ना, पीला रंग गोल्ड की तरह दिखता है, इसलिए इसको गोल्डन फोर्ट भी बोला जाता है। गोल्ड की तरह दिखता है, इसको क्या बोला जाता है, गोल्डन फोर्ट भी इसको कई बार संबोधित किया जाता है। गोल्डन फोर्ट किसको, जैसलमेर के सोनार दुर्ग को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट जो है वो है जालोर का दुर्ग। अगला जो है वो है प्रसिद्ध दुर्गों में जालोर का दुर्ग। अवस्थिति जालोर जिले में सोनगिरी पहाड़ी पे। सोनगिरी पहाड़ी का नाम क्या है, सोनगिरी। किस प्रकार का दुर्ग है, टाइप क्या है, तो पहाड़ी दुर्ग है। पहाड़ी पे स्थित है, क्या है, गिरी दुर्ग है। पहाड़ी माउंटेन फोर्ट है तो गिरी दुर्ग बोला जाता है, माउंटेन फोर्ट को गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके निर्माता या संस्थापक कौन थे, तो इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम। किसके अनुसार, इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार तो प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम, ये 8वीं शताब्दी का समय था। इस दौरान राजस्थान का ये पश्चिम वाला जो पार्ट था, यहाँ पे प्रतिहार शासकों का शासन हुआ करता था। तो इनका कहना है दशरथ शर्मा जी का कि ये जो जालोर दुर्ग है उसका संस्थापक कौन था, नरेश मतलब प्रतिहार नरेश है वो थे। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये भी एक इतिहासकार है, राजस्थान के इतिहास से जुड़े हुए। तो ये कहते हैं कि ये परमार शासक है, वो इसके संस्थापक या निर्माता थे। तो जालोर दुर्ग के निर्माण की या निर्माता की बात करें तो या तो प्रतिहार थे या परमार शासक थे। मतलब ये 8वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 8वीं सदी की बात कर रहे हैं। उस दौरान ये जो राजस्थान का पश्चिम वाला पार्ट है, यहाँ पे प्रतिहार शासक शासन किया करते थे। अलग नाम या उपनाम की बात करें, इसके उपनाम क्या क्या है, तो जाबलीपुर जालोर का ही उपनाम है। जाबलीपुर जालंधर भी कहा जाता है, सोनगढ़ इसको कहा जाता है, सुवर्णगिरी इसको कहा जाता है। जलालाबाद नाम इसका बाद में रखा गया था जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पे अधिकार किया। कनकाचल भी इसका नाम किया, मतलब संबोधित किया जाता है। तो ये इसके उपनाम है। ये क्या है, इसके उपनाम है, किसके, जालोर दुर्ग के और जालोर के। तो ये कुछ उपनाम हो गए इसके। इसके अलावा यहाँ पे जो पूछने जैसा है वो ये एक फैक्ट है, ये पूछा जाता है बहुत बार। यहाँ पे एक दरगाह बनी हुई है, इस दुर्ग के अंदर एक दरगाह बनी। देखिए ये सांप्रदायिक सौहार्द का भी एक मतलब नमूना होता है कि उस कालखंड में ये आपसी लड़ाइयाँ जरूर होती थी वर्चस्व को लेकर के, है ना, आधिपत्य को लेकर के। लेकिन देखिए यहाँ के जो स्थानीय शासक थे, जो राजपूत राजा थे, उन्होंने क्या है, जैसे दूसरे धर्म के से संबंध रखने वाले संत वगैरह, इस टाइप के जो लोग होते थे, सूफी संत वगैरह, उनको वहाँ पे ये शरण भी देते थे और उनकी दरगाह तक वहाँ पे मंदिर, मतलब उनकी एक तरह से मतलब आध्यात्मिक स्थल है, उनका निर्माण भी अपने फोर्ट किलू में इन्होंने करवाया है ना। तो मलिक शाह की दरगाह है वो कहाँ पे बनी हुई है, वो जालोर फोर्ट में बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा कीर्ति स्तंभ है, तोपखाना, ये चीज़ें भी यहाँ पे देखने लायक है। लेकिन यहाँ से एग्जाम के व्यू से आप ये याद रखेंगे ना, जैसे मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ पे थी, फोर्ट
गागरोन में थी ना, तो एग्जाम के व्यू से आप ये याद रखेंगे। संत मलिक शाह की दरगाह है वो जालोर फोर्ट में अवस्थित है। 1309 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस पे आक्रमण किया गया और यहाँ के शासक थे कानड़देव, यहाँ के शासक थे चौहान शासक थे कानड़देव। और इसका वर्णन, इसका युद्ध का वर्णन है पद्मनाभ की पुस्तक कानड़देव प्रबंध में मिलता है। ये किताब है, अपन पढ़ेंगे इसके बारे में भी आगे, जब राजस्थान की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो पढ़ेंगे तब ये और पढ़ेंगे डिटेल में। इसमें अलाउद्दीन और कानड़देव की जो वर्चस्व की लड़ाई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। ये कानड़देव प्रबंध क्या है? ये किताब है, पुस्तक है, ये रचना है। किसकी रचना है? बुक है, किताब का नाम है, लिखी किसने? पद्मनाभ ने। राइटर कौन है? पद्मनाभ। तो इन्होंने ये लिखी है। दुर्ग का जो पहला द्वार है, गेट है, वो सूरजपोल के नाम से जाना जाता है ना। पहला गेट जो है वो सूरजपोल के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो द्वार है, दूसरा जो गेट है वो ध्रुवपोल के नाम से संबोधित किया जाता है। तीसरा जो दरवाजा है वो चांदपोल के नाम से जाना जाता है। चौथा जो द्वार है वो है सिरेपोल कहा जाता है। तो कितने गेट हो गए? 4 गेट है। कितने गेट है? 4 गेट है। और ये गेट बड़े होते थे तो उनको क्या पोल कहा जाता था। अपने यहाँ पे क्या कहते हैं? पोल कहा जाता था उनको। तो ये कितने 4 टोटल कितने 4 गेट या पोल है ना, इस टाइप से। तो ये कहाँ की बात हुई? जालोर दुर्ग की। जालोर दुर्ग की बात की अपन ने। तो ये 4 इसमें गेट बने हुए हैं जिनको पोल के नाम से संबोधित किया जाता है। अब है जोधपुर स्थित मेहरानगढ़। जोधपुर स्थित मेहरानगढ़ तो किस प्रकार का दुर्ग है? पहाड़ी दुर्ग है। कहाँ पे है? तो जोधपुर में है। किस प्रकार का दुर्ग है? तो गिरी दुर्ग है, पहाड़ी पे बना हुआ है, गिरी दुर्ग है। अब गिरी दुर्ग हमेशा क्या होता है? किसी न किसी पहाड़ी पे बनता है। गिरी दुर्ग क्या बनता है? किस पे बनता है? पहाड़ी पे बनता है। तो पहाड़ी का नाम क्या है? पहाड़ी का नाम है चिड़ियानटूंक। ये पहाड़ी है चिड़ियानाथ जी। यहाँ पे एक संत थे चिड़ियानाथ जी, वो यहाँ पे अपनी तपस्या करते थे। तो यहीं पे ये दुर्ग बना हुआ है। ये जो पहाड़ी है उसका नाम चिड़ियानटूंक पहाड़ी था, चिड़ियानटूंक पहाड़ी का नाम। तो ये जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा इसका एक उपनाम भी है, जैसे ये मयूर की आकृति में नजर आता है। ऊपर से एरियल व्यू में देखते हैं इसको ड्रोन से, तो मोर जब पंख मतलब ऐसे लंबे उसके पंख होते हैं उस आकृति में ये दिखता है। तो इसको मयूर ध्वज गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अवस्थिति की तो अपन ने जान ही लिया, जोधपुर में स्थित है, जोधपुर शहर में, पहाड़ी पे स्थित है, गिरी दुर्ग है। पहाड़ी का नाम भी अपन जान चुके हैं, चिड़ियानटूंक पहाड़ी है। इसके संस्थापक, इसके निर्माता कौन थे? 1459 में राव जोधा के द्वारा, है ना, जोधपुर बसाया गया और ये दुर्ग है ना। फिर जोधपुर का दुर्ग है, इसकी आकृति है, दुर्ग मेहरानगढ़ की आकृति मयूर की आकृति है। मयूर की आकृति होने के कारण ये मयूर ध्वज गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके क्या हो जाएंगे? उपनाम हो जाएंगे। ये इसके उपनाम हो जाएंगे। मेहरानगढ़ के नाम से ही फोर्ट फेमस है। इसके अलावा जैसे योगी थे चिड़ियानाथ जी, तो इनके नाम पे ही मतलब ये पहाड़ी थी, चिड़ियाटूंक पहाड़ी है, उसी पे स्थित है। पहाड़ी का नाम क्या है? चिड़ियाटूंक। ये पहाड़ी थी जहाँ पे ये चिड़ियानाथ जी क्या करते थे? तपस्या करते थे। तो ये पहाड़ी का नाम है ना, ये पहाड़ी का नाम है। तो ये जोधपुर में स्थित दुर्ग है। अब यहाँ पे प्रवेश द्वार या गेट की बात करें इस फोर्ट में, तो लोहा पोल है, जयपोल है, फतेह पोल है। अब ये लोहा पोल है, इसका निर्माण मालदेव ने करवाया था, है ना, मालदेव ने करवाया था। जयपोल का निर्माण है वो महाराजा मानसिंह जी ने करवाया था, मानसिंह जी ने। आगे चल करके दुर्ग में महाराजा सूर सिंह ने मोती महल बनाया, मोती महल। फिर यहाँ पे फूल महल है, वो अभय सिंह जी के समय में बना हुआ है। अजीत सिंह जी द्वारा यहाँ पे फतेह महल बनाया गया। तो महल या राजप्रसाद,
जहां राजा रहते थे, या महल, वो कौन कौन से हो गए? वो यहाँ पे फूल महल, फोर्ट के अंदर है ये फूल महल, फिर फूल महल, मोती महल, मोती महल, इसके अलावा फतेह महल, ये फोर्ट के अंदर बने हुए महल है, राजप्रसाद है। कौन से फोर्ट के अंदर? ये मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर। ये दुर्ग चिंतामणि, मेहरानगढ़, मयूर ध्वजगढ़ आदि उपनामों से भी जाना जाता है। ये इसके उपनाम है, इस फोर्ट के उपनाम है, ये इसके उपनाम है इस किले के। मेहरानगढ़ के नाम से, मयूर ध्वजगढ़ के नाम से क्योंकि मयूर की आकृति का दिखता है, गढ़ चिंतामणि के नाम से भी इसको जाना जाता है ना। तो कहाँ पे स्थित है? ब्लू सिटी है ना, जोधपुर में, सूर्य नगरी में। इसके अलावा यहाँ पे याद रखने जैसी एक और चीज है, वो है मान सिंह पुस्तक प्रकाश भवन। पुस्तक प्रकाश भवन महाराजा मान सिंह जी द्वारा स्थापित एक किताबों का भंडार है, एक तरह से लाइब्रेरी है। राजसी लाइब्रेरी के रूप में थी, मतलब आज की आधुनिक लाइब्रेरी के हिसाब से कह सकते हैं। यहाँ पे इस दुर्ग में कुछ तोपें हैं जो रखी हुई है। तोपें, तोप जो होती थी गोले छोड़ने के काम आती थी, उनके कुछ नाम है। कड़क बिजली तोप का नाम है, किलकिला, गजनी खान, शंभूबाज, बगस्वान, धूड़ धानी, बिच्छू बाण, गुबार, ये क्या है? ये तोपें हैं, उनके नाम है। ये तोपें हैं और प्रसिद्ध दर्शनीय है। किले के चारों ओर, ये मतलब किले पे ही ऊपर दीवारों के पास में रखी हुई है। उस दौरान क्या होता था, ये तोपें क्या काम आती थी? इनका सामरिक महत्व होता था, है ना। ये किले से क्या करती थी? रक्षा के हिसाब से इनका सामरिक महत्व हुआ करता था उस दौरान। और वर्तमान में क्या है? वर्तमान में इनका केवल पर्यटन के हिसाब से महत्व है। लोग वहां पे जाते हैं और देखने के हिसाब से, है ना। तो ये दुर्ग में राव जोधा द्वारा बनाया गया चामुंडा माता का मंदिर है, वो भी फेमस है ना। राव जोधा के द्वारा बनाया गया, निर्मित महाराजा अभय सिंह जी द्वारा बनाए गए आनंद धन जी एवं मुरली मनोहर के मंदिर भी यहाँ पे है। तो ये फेमस टेम्पल है ना, जो इस दुर्ग के अंदर ही बना हुआ है। तो आज की क्लास में अपन ने राजस्थान स्थापत्य है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है, राजस्थान आर्ट कल्चर में। और हमारी ये पहली क्लास थी जिसमें हमने दुर्ग स्थापत्य है उसके बारे में जाना है। हालांकि कंप्लीट नहीं हुई है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। अभी और बहुत सारे दुर्ग हैं। इसके अलावा एक टेबल फॉरम में भी अपन अगली क्लास में, मतलब जो कम महत्वपूर्ण दुर्ग है, जिनकी ज़्यादा मतलब ऐतिहासिक तथ्य कम है उनसे जुड़े हुए, तो वो अपन एक टेबल फॉरम में पढ़ेंगे और उनके मेन जो फैक्ट है वही देखेंगे। महत्वपूर्ण जो किले थे उनके बारे में अपन ने डिटेल में देखा है। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसका पार्ट 2 आएगा दुर्ग स्थापत्य का ही, तब जाकर के ये दुर्ग स्थापत्य हमारा कंप्लीट होगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।